हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम पूजा, आप देख रहे हैं प्रथम क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 19th फेब के करेंट अफेयर्स। तो 19 फरवरी के करेंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं हिंदी में एक्सप्लेन करो, तो बेटा मैं हिंदी में ही तो एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना पॉसिबल हो पाता है वो उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको हेडिंग्स मिलेंगी, जो भी आज हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसकी हेडिंग, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकें। और आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, कल फिर क्या होगा आप लोगों का, कल आप लोगों का होगा क्विज, क्योंकि हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स होता है वो अब मंडे को शिफ्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है। तो हमारा वीकली करंट अफेयर्स मंडे को होगा और उसमें होगा क्विज। तो आप लोग आई होप प्रिपेयर होंगे। देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाता है। सो स्टार्ट करते हैं 19th फेब के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे 5-6 ऐसे पर्सन हैं जो न्यूज़ में हैं। पहले उन पर्सन्स के बारे में हम जानते हैं कि वो न्यूज़ में क्यों हैं, फिर बाकी की न्यूज़ को हम कवर करना शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और आपको यूज़फुल लगता है, आपको बेनिफिट लगता है, और आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं अगर उन एग्ज़ाम में आपको हमारे इन वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल M.V. सुचेंद्र कुमार इज़ न्यू आर्मी वाइस चीफ। तो नए आर्मी वाइस चीफ किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल M.V. सुचेंद्र कुमार को बनाया गया है। ठीक है, ये हमारी इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ होंगे। अभी अगर हम बात करते हैं तो किसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल वी.एस. राजू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल वी.एस. राजू हमारे आर्मी वाइस चीफ थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड, जयपुर आर्मी कमांडेंट के रूप में। तो साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड का हेड ऑफिस कहाँ है? आपको पता चल गया कि जयपुर में है, और वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हो गया है बी.एस. राजू का। तो इनकी जगह पे M.V. सुचेंद्र कुमार जो है वो हमारी इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ होंगे। ठीक है, इसके पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो इसके पहले ये आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जो है एट प्रेजेंट एक काम कर रहे थे आर्मी हेडक्वार्टर में। इसके अलावा एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, वो हम देख लेते हैं। तो बी.एस. राजू किसे रिप्लेस करेंगे? तो बी.एस. राजू रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल A.S. भिंदर को। ठीक है, तो बी.एस. राजू कहाँ चले गए? साउथ वेस्टर्न कमांड, आर्मी कमांड में चले गए, और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल A.S. भिंदर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इनका रिटायरमेंट था। इसके अलावा देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल N.S.R. सुब्रमणी। N.S.R. सुब्रमणी, इनकी जो रैंक थी उसको प्रमोट कर दिया गया, और प्रमोशन के बाद ये नए कमांडर हो गए सेंट्रल कमांड के। सेंट्रल कमांड लखनऊ, उसके ये कमांडर हो गए। ठीक है ना, उसके हेड हो गए। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है। तो आपको यहाँ पे मेजर तौर पे 2 नाम याद रखने, तो लेफ्टिनेंट जनरल B.S. राजू का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ये पहले आर्मी वाइस चीफ थे, और अब लेफ्टिनेंट जनरल M.V. सुचेंद्र कुमार का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे 2 फीमेल प्लेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको Hyundai मोटर ने साइन किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। सो Hyundai मोटर्स इंडिया साइन 2 more वीमेन क्रिकेटर एज अ एम्बेसडर। इन्होंने 2 और महिला खिलाड़ियों को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, साइन किया है। वो कौन कौन है? तो एक है रेणुका सिंह ठाकुर, रेणुका सिंह ठाकुर और यशिता भाटिया। यशिता भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को यहाँ पे Hyundai मोटर इंडिया के द्वारा साइन किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इसके पहले इन्होंने 3 खिलाड़ियों को, इसके पहले 3 फीमेल क्रिकेटर को ऑलरेडी साइन कर चुके थे, जैसे कि शेफाली वर्मा है, स्मृति मंधाना है, इनको पहले भी साइन किया जा चुका है। तो टोटल हो गए 5 खिलाड़ी। कौन कौन? रेणुका सिंह ठाकुर, यचित्का भाटिया, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, और उसके अलावा जिमहा रोड्रिग्स। ठीक है, तो ये जो 5 खिलाड़ी हैं ये आपके Hyundai मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्रिकेटर हैं। और वीमेन क्रिकेटर को और प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अभी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, वीमेन क्रिकेट टीम, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो एक नई जनरेशन को दिखाने की वीमेंस की भी पार्टिसिपेशन क्रिकेट में कितनी एडवांस है। इसके अलावा Hyundai मोटर इंडिया के द्वारा एक कैंपेन भी रन किया जा रहा है, द ड्राइव विथिन कैंपेन, और इसके लिए भी इन 5 क्रिकेटर्स को, वीमेन क्रिकेटर को चुना गया है। ठीक है, अभी जो लिस्ट है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रिसेंट में जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, जिनमें से आपको निखत जरीन का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। निखत जरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NMDC की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो बाकी ये सारे अपॉइंटमेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है तुलसीदास बालाराम। तुलसीदास बालाराम
जिनका जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ था और एक बहुत ही शानदार फुटबॉलर थे। लेकिन टीवी थी इनको, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण इनका करियर बहुत छोटा था। तो मात्र 27 ईयर्स के ही थे जब इनको फुटबॉल से रिटायरमेंट लेना पड़ा, संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। तो इनका निधन हो गया है। इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है कि इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो तुलसीदास बालाराम, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर, पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। इनका निधन हो गया है कोलकाता में ऑर्गन फेलियर्स के कारण। और इनका जो गोल्डन करियर रहा है फुटबॉल में वो 1951 से 1962 के बीच में रहा है। इन्होंने भारत की टीम को 2 ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था, 1956 के ओलंपिक्स में और 1956 के 1956 और 1960 के 2 ओलंपिक्स में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने का काम भी तुलसीदास बालाराम जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अंडर द गाइडेंस, मतलब जब ये खेलते थे तो इनका गाइडेंस करने के लिए इनके जो कोच थे वो सैयद अब्दुल रहीम थे, और उनकी गाइडेंस में, उनकी मेंटोरशिप में इन्होंने एशियन गेम्स गोल्ड जीता था जकार्ता में, साउथ कोरिया को बीट करके 1962 में, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस हमारे देश के फुटबॉलर रहे हैं। इन्होंने ईस्ट बंगाल जो क्लब है कोलकाता का, उसके लिए भी इन्होंने खेला है, ठीक है। और जब ये खेला करते थे तो उस समय एक त्रिमूर्ति चलती थी। त्रिमूर्ति मतलब ट्रिनिटी, तीन पर्सन्स का एक ग्रुप। कौन कौन थे? एक चुन्नी गोस्वामी। इनसे क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि चुन्नी गोस्वामी का रिलेशन किस स्पोर्ट्स से है, तो चुन्नी गोस्वामी भी फुटबॉलर थे। तो चुन्नी गोस्वामी, पीके बैनर्जी और तुलसीदास बालाराम, ये 3 लोगों का एक ट्रायो था जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही शानदार ये लोग फुटबॉलर, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन माने जाते थे। फिर 1960 का जो आपका ओलंपिक्स खेला था उसमें इनकी ग्रेट परफॉर्मेंस के कारण इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका करियर काफ़ी छोटा था, 8 साल का था, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीवी थी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सिकंदराबाद में तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो आप तुलसीदास बालाराम का नाम याद रखेंगे, जो कि एक फुटबॉलर थे। चलिए, यक्षगान कहाँ का डांस फॉर्म है? तो यक्षगान जो है वो आपका कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। तो यक्षगान भागवत बलिपा नारायण dies at 85 इन कर्नाटका। तो फेमस यक्षगान सिंगर और स्क्रीन राइटर जिनका नाम है बलिपा नारायण भागवत, इनका निधन हो गया है कर्नाटका में। और ये बहुत ही मतलब मास्टर तो थे, ये बहुत एक यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग थी इनकी, जिसे बलिपा स्टाइल कहा जाता था, ठीक है। बहुत रिच इनकी वॉइस थी और 30 यक्षगान प्रसंग या स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी हुई हैं। तो यक्षगान से रिलेटेड कौन थे? आपके भागवत बालिपा नारायण थे, जिनका निधन हो गया है। कर्नाटका से बिलोंग करते थे और इन्होंने इस फील्ड में 60 ईयर्स अपनी सर्विसेज को दिया है, इसलिए 2002 में इनको कर्नाटका श्री अवार्ड भी दिया गया था फॉर द कन्नड़ लिटरेचर। तो यक्षगान का संबंध जो है वो कर्नाटका से है। अब ये है डेविड मालपास जी। सुना होगा आप लोगों ने इनके बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे मतलब रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनका टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ था। 30 जून को इनका रिटायरमेंट था, मतलब 30 जून को इनके 5 साल होते और इनका रिटायरमेंट था, लेकिन रिटायरमेंट होने से पहले ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। सो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने स्टेप डाउन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। वर्ल्ड बैंक जो है 187 नेशन का एक ग्रुप है जो कि उन्हें मनी देने का काम, लोन प्रोवाइड करने का काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। उस समय के जो यूएसए प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, 2019 में उनके द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी डेविड मालपास की, और वर्ल्ड बैंक का इनको चीफ बनाया गया था 2019 में फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 30 जून को इनका रिटायरमेंट होता, लेकिन उसके पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब डेविड मालपास के समय 2 मेजर प्रॉब्लम्स आई थी। एक तो कोविड-19 का क्राइसिस आया था और एक रशिया यूक्रेन वॉर आया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोका था, इकोनॉमिक क्राइसिस को रिड्यूस करने की कोशिश की थी, जो डेट बर्डन है गवर्नमेंट बॉडीज़ पे उनको रिड्यूस करने की इन्होंने कोशिश की थी, और हेल्प की थी पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये है चेतन शर्मा, जिनके बारे में कुछ दिन पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि इंडियन टीम के जो सिलेक्टर हैं वो बने थे, चीफ सिलेक्टर थे चेतन शर्मा, लेकिन इन्हें भी रिज़ाइन कर दिया है। क्यों रिज़ाइन कर दिया वो हम देख लेते हैं। तो बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा रिज़ाइन आफ्टर स्टिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिएगा एक टीवी न्यूज़ चैनल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया और इनसे उनका इंटरव्यू लिया गया और काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो भावनाओं में थोड़ा बह गए और जो इंडियन टीम की अबाउट मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द टीम और सिलेक्शन प्रोसेस वो उन्होंने शेयर कर दिया। उसके बाद इन्होंने फिर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह जी,
जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट following a sting operation conducted by TV news channel where he shared internal information about the team and the selection process. Chetan Sharma sent his resignation to the BCCI Secretary Jay Shah, who accepted it. तो चेतन शर्मा का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। तो आंध्र प्रदेश सीएम इनॉग्रेट टूरिस्ट पुलिस स्टेशन एट 20 सेंटर्स। तो यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के, उन 20 जगहों को सिलेक्ट किया गया और वहाँ पे पुलिस स्टेशन को सेटअप किया गया। क्यों? क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को भी तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो पर्यटन आते हैं देश से, विदेशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कंट्रीज से। तो उनके लिए 20 पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैज़ इनॉग्रेटेड टूरिस्ट पुलिस स्टेशन एट 20 इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्यों? टूरिज्म सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पर जो हेड होंगे इन पुलिस स्टेशन के, वो स्पेशल ट्रेंड ऑफिसर्स होंगे जो कि ASI रैंक के ऑफिसर्स होंगे। क्लियर इतनी चीज़ें? और जिनमें एक वीमेन कांस्टेबल या वीमेन पुलिस अधिकारी भी होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉन या श्रिम्प के बारे में, मतलब झींगा खेती, झींगा फार्मिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला इन पंजाब। तो पहला स्टेट लेवल झींगा मेला या प्रॉन फेयर शुरुआत हो गई है मुख्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। तो ये पहला अपने आप में इस तरीके का मेला लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक्वा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कि आपको फिशिंग करनी है, आपको फिश कल्टीवेशन मतलब मछलियों की फार्मिंग करनी है, आपको झींगे की फार्मिंग करनी है। हमारे देश में झींगे का या फिर जो आप कह सकते हैं कि सी फूड का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग जो है वो सी फूड को बहुत पसंद करते हैं। तो इस मेले में लोगों को श्रिम्प फार्मिंग का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। अगर आपकी ज़मीन अगर फर्टिलाइज नहीं है या आपकी जो ज़मीन है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है और प्रॉपर ईल्डिंग नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपनी ज़मीन को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यूटिलाइज़ करने का तरीका है कि आप एक्वाकल्चर करो, आप झींगे की खेती करो। तो लोगों को इसके बारे में बताने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रयास है और पंजाब में पहली बार इस तरीके के मेले का आयोजन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? श्रिम्प फार्मिंग की जो शुरुआत हुई थी पंजाब राज्य में वो 2016-17 में हुई थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यहाँ पे देखेंगे कि मुख्तार, फजीका, फिरोजपुर, भटिंडा है ना, ये जो राज्य हैं यहाँ पे झींगा की खेती की जाती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट पंजाब जहाँ पे सैलाइन ग्राउंड वाटर है, मतलब जहाँ का वाटर ग्राउंड वाटर खारा है, सैलिनिटी ज़्यादा है या फिर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है और वो ज़मीन सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए और वाटर लॉगिंग की समस्या भी वहाँ पे खड़ी होती है, जिसके कारण किसान अपनी ज़मीन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि श्रिम्प फार्मिंग करें, मतलब प्रॉन की खेती करें, झींगे की खेती करें। ये जो खेती की शुरुआत हुई थी पंजाब राज्य में वो 2016-17 में हुई थी। ठीक है, मुख्तार डिस्ट्रिक्ट में पहले 1 एकड़ के पॉन्ड में जो है लगभग 4 टन, 1 एकड़ की ज़मीन पे 4 टन जो है वो झींगे का प्रोडक्शन किया गया था। और आज अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 तक 1200 एकड़ से ज़्यादा, 1200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे जो है वो झींगे की खेती की जाती है और लगभग 2400 टन श्रिम्प या प्रॉन का प्रोडक्शन होता है, झींगे का प्रोडक्शन किया जाता है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे फंडिंग करके प्रॉपरली इसको रन करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इविक्स कैश। इविक्स कैश बिकम फर्स्ट एंटिटी टू इनेबल यूपीआई फॉर फॉरेन नेशनल्स। अब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, हमारे देश में यात्रा करने के लिए आते हैं। ठीक है, वो आकर यहाँ पर जो है यूपीआई कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं अलग अलग देशों से, वो भी यहाँ पे आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं होगा, जो एंट्री पॉइंट्स होता है फॉरेन ट्रेवलर्स का, वहाँ पर उनको फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया जाएगा और उसके बाद उनके फ़ोन में ये सर्विसेज अवेलेबल करा दी जाएंगी, जिसके बाद वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ईवी कैश विदेशी नागरिकों के लिए यूपीआई को सक्षम करने वाली पहली इकाई बन गई है। ईवी कैश लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन इंडिया टू लॉन्च अ इनेबल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर द फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। इनफैक्ट G20 डेलीगेट्स के लिए ये अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे अवेलेबल होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड हिंदी जो समिट हो रहा है वो फिजी में हो रहा है, और फिजी गए हुए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कौन है, एस जयशंकर जी, फिजी विजिट करने के लिए गए हैं। अब जब विजिट करने जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ एमओयू साइन करेंगे, कोई स्टैच्यू लॉन्च करेंगे, है ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, वो हम देख लेते हैं कि एस जयशंकर जी गए कहाँ पे, फिजी की कैपिटल है सूबा। वहाँ पर जाके इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू को जो है अनवील करने का काम किया, पहला चीज़ तो ये, जिससे फिजी और इंडिया के रिलेशन और मजबूत हों। इसके बाद इन्होंने कई और एमओयू साइन किए हैं, आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर इंडिया और फिजी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एमओयू साइन हुआ है, वीज़ा एक्सेप्शन फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर। तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर हैं वो जाते हैं कहाँ पे, फिजी जाते हैं, है ना। आपको किसी अलग कंट्री में घूमने के लिए जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो डिप्लोमेट्स हैं अब वो यहाँ पर 90 डेज़ तक बिना वीज़ा के फिजी में रह सकते हैं। तो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए और ये बढ़ाया जा रहा है, जिससे और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी जो हैं वो फिजी पे घूमने जाएं। ये भी एक बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एंड फिजी हैव इनॉग्रेटेड द सोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हाउस इन द सूबा। तो यहाँ पे सोलराइजेशन किया जा रहा है, सोलर प्लांट भारत के द्वारा फिजी में लगाया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर हम फिजी की बात करते हैं तो आपको साउथ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड नेशन दिखेगा, सूबा इसकी कैपिटल है, फिजियन डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है, और सितिवनी रेबुता या रबुका जो है वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, यूरोप की पहली कंट्री बन गई है यहाँ पे स्पेन। ठीक है, स्पेन गवर्नमेंट पास लॉ प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूरोप। तो स्पेन सरकार ने यूरोप में पहली बार जो मेंस्ट्रुअल लीव होती है, मतलब पीरियड्स के समय जो फीमेल्स को पेन होता है उसके कारण वो लीव ले सकती हैं, और ये पूरी तरीके से पेड लीव होंगी, इनकी शुरुआत करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है, स्पेन बन गया है। हालांकि और भी कंट्री जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया, उनमें इस तरीके के क्लॉजेज हैं कि अगर किसी भी फीमेल के, गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, पीरियड चल रहे हैं और उनको बहुत पेन हो रहा है तो वो पेड लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन स्पेन यूरोप कॉन्टिनेंट का पहला कंट्री यहाँ पे बन गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज मच लीव इज नीडेड फॉर एनी फीमेल एम्प्लॉय इन केस ऑफ इलनेस, एज मच लीव इज रिक्वायर्ड टू डील विद द पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, नो मैटर वॉट फील्ड इट इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ पे ये बात की गई और ये पूरी तरीके से पेड लीव यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है। यहाँ पे आप कुछ और कंट्रीज दे सकते हैं जिसमें अलग अलग क्लॉजेस, जैसे कि इंडोनेशिया ने 2003 में बिल पास किया था कि 2 दिन की पेड यहाँ पे जो है वो लीव पर मंथ ले सकती हैं महिलाएं। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, जाम्बिया, ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें इस तरीके का वर्किंग कल्चर है और इस तरीके की लीव प्रोवाइड की जाती है। लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई कल्चर नहीं है, भारत में इस तरीके की फ़िलहाल तो कोई लीव, वो भी पेड लीव प्रोवाइड नहीं की जाती। चलिए अगली बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ये वो वेलोसिटी नहीं है मीटर पर सेकेंड वाली, ठीक है ना, यहाँ ये हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ने इंट्रोड्यूस किया है लेक्सी। अब ये लेक्सी क्या है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट लेक्सी। तो किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ने। और वेलोसिटी एक रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है, इसने लेक्सी को लॉन्च किया है जो कि चैट जीपीटी के द्वारा पावर्ड है, और चैट जीपीटी को तैयार ओपन एआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, ओपन एआई के द्वारा किया गया है। अब इससे क्या होगा, इस चैटबॉट की मदद से ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसको यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोवाइड होगा, जैसे कि इस वेलोसिटी की मदद से आप कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका मार्केट स्पेंडिंग क्या है, रेवेन्यू क्या है, अलग अलग डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, उनका क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है वो लेक्सी के ज़रिए किया जा सकता है। और उसको तैयार किसने किया है, वेलोसिटी ने तैयार किया है। ठीक है, ये आज की लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड द जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स डिक्लेयर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसका फॉर्मेशन 2011 में हुआ था, और जम्मू एंड कश्मीर गजनबी फोर्स, इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है अंडर द
अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको आप UAPA एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसी एक्ट के अंतर्गत इन दोनों संगठन को जो है वो आतंकवादी संगठन घोषित किया है। क्यों, अगर मैं बात करूं तो ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, इसके कई सारे इसने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है हमारे देश के अंतर्गत, और इनका एकमात्र एजेंडा है कि सेपरेट जो स्टेट खालिस्तान की डिमांड करना। ठीक है, इसके अलावा ये जो जम्मू एंड कश्मीर गजनबी फोर्स है, वो भी कई सारे राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कई सारे राज्यों में ये फैली हुई है, और इन लोगों ने भी मर्डर जैसी कई एक्टिविटी को अंजाम दिया है, जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा 54 इंडिविजुअल्स और 44 ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। इसके अलावा एक और पर्सन का नाम यहाँ पर आता है, पंजाब के रहने वाले हैं हरविंदर सिंह संधू। ठीक है, इनको भी मास्टरमाइंड बताया जाता है। 2021 में जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था पंजाब का, उसमें जो अटैक हुआ था वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और इनको भी जो है वो आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से संगठन को किया है, इसके अलावा किस एक्ट के अंतर्गत किया है, तो UAPA एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर 48 थी, इस साल 47 भारत की रैंक आई है। और ये जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है वो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 47 है आउट ऑफ 50 कंट्रीज। ठीक है, चलिए अब केरला का एक वेटलैंड है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कोले वेटलैंड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि कोले वेटलैंड कहाँ पर है, तो कोले वेटलैंड आपको केरला में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक रामसर साइट है, और वहाँ पर रिसर्चर्स के द्वारा एक नई स्पीसीज बी की, मधुमक्खी की फाइंड की गई है, जिसका नाम है कक्कू वी। ये है आपकी कक्कू बी। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया है और जिसका नाम रखा गया है थ्रेसस नरेंद्रनी। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। कहाँ पे मिली है, केरला के कोले वेटलैंड में। अब यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या था, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था नवंबर 2022 में, कतर ने हमारे देश में कुछ बैन लगाए थे, क्योंकि कॉलरा मतलब जो हैज़ा है वो इन्फेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो जो फूड प्रोडक्ट है उस पर कतर ने बैन लगाया था। और अब जो फ्रोज़न सी फूड पे बैन लगाया था कतर ने, वो लिफ्ट कर लिया है, उठा लिया है। तो कतर लिफ्ट बैन ऑन द फ्रोज़न सी फूड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे इस न्यूज़ को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए शॉर्ट में लिया है। भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्री राम जानकी यात्रा नेपाल और भारत के बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करेगी, और मतलब आपका ये जो पूरी ट्रेन है अयोध्या से जनकपुरी तक चलेगी, और इसकी शुरुआत सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से की गई है। अगली बात करते हैं, यह है संजय कुमार मिश्रा। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। तो अपॉइंटमेंट की कैटेगरी है, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन बन गए हैं, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बन गए हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर की GST काउंसिल की मीटिंग नई दिल्ली में कंडक्ट कराई जा रही है, और आपको पता है GST काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसके चेयरमैन कौन होती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, मतलब निर्मला सीतारमण जी इसकी हेड होंगी। क्लियर, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। जो भी बातें हमने की हैं आप यहाँ हेडलाइन के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये सारी हेडलाइन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब हम डायरेक्टली मूव कहाँ करेंगे, अपने रिवीजन क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, सारी न्यूज़ आपने देख ली होगी, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ओके, सो रिसेंटली इंडिया has signed MOU with which of the following country for कॉर्पोरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए मैं आपने MOU कहाँ साइन किया है, तो मैंने आपको कल ही बताया था साउथ अफ्रीका के साथ। सिरिल रामपोसा की न्यूज़ आपको बताई थी मैंने कल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे एसोसिएटेड है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो PLI लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शाउट किया और कहा कि 2019 के बाद से अभी तक डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनका चुनाव या उनका इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये आर्टिकल 93 जो है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ कंडक्ट हो रही है, तो खजुराहो में हो रही है, और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करोगे क्या मुझे, ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये यूनेस्को की हेरिटेज
साइट है, इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, जिनमें से कंदरिया महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये जो मंदिर है जैन धर्म और हिंदू धर्म से एसोसिएटेड है, तो इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? इतना छोटा सा प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में कर देना। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि किस स्टेट चीफ मिनिस्टर के द्वारा टूरिस्ट पुलिस स्टेशन 20 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेस में लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following payment bank has launched the UPI Lite feature for multiple small value UPI transaction? तो UPI Lite feature जो है वो पेटीएम पेमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यशितिका भाटिया और रेणुका सिंह किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो अभी आज हमने देखा है Hyundai मोटर इंडिया के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? तो किसने रिजाइन कर दिया है? चेतन शर्मा जी ने रिजाइन कर दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली तर्कश जो है यूएसए और इंडिया के बीच में हुई जॉइंट एक्सरसाइज थी जो कि चेन्नई में कंक्लूड हुई है। ये कौन सा एडिशन था? 3rd, 4th, 5th या 6th? तो इस प्रश्न का आंसर और जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल हम क्विज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।